हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है तिरपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं हिस्ट्री का चैप्टर अत्यंत महत्वपूर्ण है हर एक क्लास के बच्चों के लिए। खास तौर पे जो यूपीएससी एग्जाम तैयार करना चाहते हैं तो इस वीडियो का जो है फायदा उठा सकते हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी उनके लिए रहेगा। चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। मोहम्मद गौरी। देखिए, मोहम्मद गौरी जो है, जिसको हम सलाहुद्दीन मोहम्मद भी कहते हैं, मोहम्मद गौरी के जो है स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मज़ेदार है। कहते हैं सन 1177 में सलाहुद्दीन मोहम्मद उर्फ मोहम्मद गौरी ने जो था 1173 से लेकर 1206 तक अपना जीवन यापन किया। कहते हैं गजनवी की गद्दी पर बैठा और देखा जाए तो ख्वारिज़म जो है साम्राज्य की बढ़ती शक्ति तथा बल का सामना करने में गौरी वंश सक्षम नहीं था। अंत उन्होंने भाप लिया था कि मध्य एशिया से उन्हें कुछ ही हासिल होने वाला नहीं है, यानी मध्य एशिया से उनको कुछ हासिल होने वाला नहीं है, जो इस बात का संकेत था। अंत उन्होंने जो है मोहम्मद गौरी को अपनी विस्तारवादी महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए भारत की ओर मोड़ दिया, यानी भारत की तरफ जो इनका रुख होते चला गया। मोहम्मद गौरी भारत में जो है लूटपाट करने के स्थान पर अस्थायी शासन की स्थापना के पक्ष में था। उसके सभी अभियान जो है सुनियोजित थे तथा उसने हर जीते हुए क्षेत्र में एक सेनापति की नियुक्ति की थी जो उसकी अनुपस्थिति में शासन का संचालन भी कर सके। उसके आक्रमण में परिणाम स्वरूप विंध्याचल पर्वत के उत्तर में स्थायी तुर्की साम्राज्य की स्थापना भी हो गई थी। यहाँ पर जो हमारा आया अगला पॉइंट, पंजाब तथा सिंध में विजय। देखिए, मोहम्मद गौरी का जो पहला अभियान यहीं शुरू होता है, पंजाब से लेकर सिंध में अपना विजय के पटाखा जो है इसने लहराया था। मोहम्मद गौरी ने अपना पहला अभियान जो है 1175 में छोड़ा था। उसने जो है मुल्तान की ओर रुख किया और उसे उसके शासक से मुक्त करा दिया। इसी अभियान के तहत अपनी भाटी राजपूतों से जो है कच्छ को भी जीत लिया और सन जो है 1178 में उसने पुण्य गुजरात पर विजय हासिल करने के लिए आक्रमण किया, किंतु गुजरात के चालुक्य शासक भीम द्वितीय ने उसे जो है अलीवारा के युद्ध में पराजित कर दिया। हालांकि यह हार भी उसे निराश न कर सकी। उसने समझ लिया था कि पंजाब में मजबूत आधार बनाए बिना वह भारत के अन्य हिस्सों को जीत नहीं सकता है, यानी ये बात उसको साफ हो गया कि पहले पंजाब को जीतना अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा। उसने गजनवी शासकों के खिलाफ पंजाब में अभियान आरंभ कर दिया। परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि सन 1169 से लेकर 80 में पेशावर और 1186 में लाहौर उसे कब्जे में आ ही गया, यानी उसने पेशावर और लाहौर को अपने कब्जे में कर लिया। सिलाकोट का जो है किला द्वाब्स जो है अगला शिकार बने और इस प्रकार जो है 1190 तक जो है मुल्तान, सिंध तथा पंजाब को अपने अधीन करने के उपरांत मोहम्मद गौरी ने गंगा के द्वाब में प्रवेश करने की रास्ता साफ अपना कर लिया। उसके पश्चात आता है तराई का प्रथम युद्ध। देखिए, तराई का जो युद्ध था बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट था, जो 1191 ईस्वी में लड़ी गई थी। पंजाब पर गौरी का आधिपत्य और गंगा द्वाब में अपने साम्राज्य के विस्तार का प्रयास उसे राजपूत शासक पृथ्वीराज चौहान के सामने ला खड़ा कर दिया और पृथ्वीराज चौहान ने कई छोटे राजपूत शासकों को जीतकर दिल्ली पर भी अधिकार स्थापित किया था और उसकी योजना पंजाब तथा गंगा घाटी का विस्तार भी की थी। भाटिया के द्वाबों को लेकर युद्ध आरंभ हुआ और तराई के मैदान में हुए प्रथम युद्ध जो 1191 में गौरी की सेना पराजित हुई और वह भी मरते मरते बचा। पृथ्वीराज चौहान ने भाटिया के जीत लिया पर उसकी जो है मोर्चाबंदी करने का प्रयास उसने नहीं किया। इसने गौरी के भारत पर जो है दोबारा आक्रमण करने के लिए अपनी शक्ति संगठित करने का एक और मौका दे दिया, यानी पृथ्वीराज चौहान बेशकली जो है यहाँ पर जो मोहम्मद गौरी को हरा दिया, लेकिन देखा जाए तो मोहम्मद दोबारा से जो है आक्रमण करने के लिए अपनी शक्ति को जो है आगे बढ़ा। उसके पश्चात था तराई के द्वितीय युद्ध। कहते तराई का द्वितीय युद्ध जो था 1192 में लड़ी गई। इस युद्ध के भारतीय इतिहास का निर्णायक मोड़ माना जाता है। मोहम्मद गौरी ने इस आक्रमण के लिए बड़ी चतुराई से तैयारी की थी और तुर्की तथा राजपूत सेनाएं एक बार फिर तराई के मैदान में आमने सामने खड़े हो गए। भारतीय सेना हालांकि संख्या में अधिक थी पर तुर्क सेना अधिक सुयोजित और तेज दौड़ने वाली अश्वरोही टुकड़ियों के साथ थी। भारी भरकम भारतीय सेना किसी भी प्रकार से सुनियोजित, कुशल एवं तेज तुर्की
अश्वरोहित सेना को मुकाबला नहीं कर सकी। तुर्की ने अपनी अश्वरोही सेना में दो उत्तम तकनीकों का प्रयोग किया। पहली सेनाएं घोड़े के पैरों में नाल लगवाई और पहनाए, जिससे सिर्फ घोड़े की उम्र लंबी हुई बल्कि उसके खुरों को भी रक्षा हुई, तथा दूसरे रकाब का प्रयोग, जिससे घुड़सवार की घोड़ों पर पकड़ बन सकी और युद्ध में वह दुगनी मारक क्षमता का उपयोग कर सके। बड़ी संख्या में भारतीय सैनिक मारे गए और पृथ्वीराज चौहान ने भी भागने का प्रयत्न किया, किंतु सरस्वती नदी के निकट वह पकड़ लिया गया और तुर्की सेना ने हासी, सुरस्ती और सामान्य के किले पर कब्जा कर लिया। उसके बाद वह दिल्ली तथा अजमेर की ओर बढ़ चले। तराई के युद्ध के पश्चात मोहम्मद गौरी अपने विश्वस्त सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक के हाथ में भारत की सत्ता सौंपकर गजनवी आपस लौट गया और सन 1174 में मोहम्मद गौरी आपस भारत लौटा और उसने 50,000 घुड़सवारों के साथ यमुना पार कन्नौज की ओर रुख किया। उसने कन्नौज के निकट चंद्रवार में जयचंद को पराजित किया और इस प्रकार तराई का चंद्रवार के युद्ध के पश्चात उत्तर भारत में तुर्की शासन की नींव हमेशा के लिए पड़ गई। मोहम्मद गौरी के आक्रमण के भारतीय राजनीति पर प्रभाव मोहम्मद गजनवी के आक्रमण की तुलना में दीर्घकालिक था। जहां मोहम्मद गजनवी का उद्देश्य लूटपाट मात्र था, वहीं मोहम्मद गौरी अपना राजनीतिक नियंत्रण स्थापित करना भी चाहता था और सन 1206 में हुई उसकी मृत्यु के बाद भी भारत में तुर्क शासन अप्रभावित रहा। उसने अपने पीछे अपने दास सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक को नियुक्त किया था, जो दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान बना। अब इसी के विस्तार से हम पढ़ेंगे कि प्रथम गुलाम वंश का राजा कुतुबुद्दीन ऐबक की कहानी क्या है।